जय हिंद। क्लास 12th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हम लोगों ने मोलरिटी और मोलालिटी पूरी तरह से कवर कर लिए थे और उस पर क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन जो है वो हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद जो है करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं, समझते हैं क्या है सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड के लिए भी और जेई नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जेई और नीट में भी सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ, ये देखो सॉल्वेंट नहीं है रे, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट, समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार समझ जाइएगा तो आपका बेड़ा पार है, यानी आपका काम बन जाएगा कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी भी सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बच्चों नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो मैक्सिमम अमाउंट सब्सटेंस जो है मैक्सिमम अमाउंट में किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अरे कुछ नहीं समझना भाई, कुछ नहीं समझना, बहुत इजी टर्म है, आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए, ये कोई सॉल्वेंट है, ये क्या है, यह कोई हमारा सॉल्वेंट है और हम इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं और एक मतलब सॉल्यूट डाल रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा, याद रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि अब डालते रह गए और एक समय ऐसा आया कि अब जो है वो हमारा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में, हमारा वो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो जहां तक डिजॉल्व हो रहा था उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आ गया समझ? वही तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट किसी एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में घुल रहा है। और याद रखिए यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए, किसी एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा आपको। तो इस चीज़ को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आ गया समझ कि मैक्सिमम अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट किसी भी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में वो घुल रहा है, तो और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो उस टर्म को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना? अब आई थिंक आपको आ गया होगा, मैंने यहाँ पर भी समझा ही दिया आपको। और हमारा ये जो सॉल्युबिलिटी होता है बच्चों, याद रखिएगा, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर और सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पर डिपेंड करता है। इन सारे बातों पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ पे सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, फिर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्युबिलिटी। फिलहाल में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, जिसमें हमको हेनरी का लॉ भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो सारे, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है इसी की वजह से। फिलहाल में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और टेम्परेचर और प्रेशर, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये जो 10 ग्राम है ना, ये क्या है, यही तो है हमारा सॉल्युबिलिटी। 10 ग्राम क्या है, सॉल्युबिलिटी, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर वाटर के सॉल्यूशन में क्या होगा, घुल सकता है। ठीक है, मेरे बात को समझे, 10 ग्राम ग्लूकोज
1 लीटर वाटर में घुल सकता है, सोल्यूबल है। तो ये 10 ग्राम जो है ना 1 लीटर के लिए सोल्यूबिलिटी हो गया। क्यों बच्चों? क्योंकि ये 10 ग्राम से, ये देखिए 10 ग्राम है तो ये सोल्यूबल था, 10 ग्राम तक सोल्यूबल था, तो 10 ग्राम इसका सोल्यूबिलिटी हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, 10.1 ग्राम डालेंगे तो ये घुल नहीं पा रहा है। क्या? ये सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है। तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 10 ग्राम ही हो जाएगी। ठीक है ना? वही बात तो यहाँ पे बोला है कि वो मैक्सिमम अमाउंट जहाँ तक वो सॉल्यूट घुल सकता है सॉल्वेंट में किसी एक खास प्रेशर और टेम्परेचर पर। याद रखिएगा भाई, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए इस केस में। अभी बताऊंगा कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर वेरी करेगा तो सोल्यूबिलिटी भी वेरी कर सकता है, आगे बताऊंगा। तो अगर वो मैक्सिमम अमाउंट में जहां तक हम सॉल्यूट को डाल सकते हैं सॉल्वेंट में, और वो सॉल्वेंट जो है उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे, घुला दे, तो वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों? वो हमारा कहलाता है सोल्यूबिलिटी। तो वही बात है कि 10 ग्राम ग्लूकोज आराम से 1 लीटर के वाटर में जो है घुल जा रहा है, तो 10 ग्राम क्या हो गया? सोल्यूबिलिटी हो गया। अगर यहाँ पर 10.1 ग्राम भी अगर हम इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं डिसॉल्व होगा। ठीक है? अच्छा, 9.5 करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 10 ग्राम तक डिसॉल्व हो सकता है, यानी 10 ग्राम तक सोल्यूबल हो सकता है, उसके बाद सोल्यूबल नहीं होगा। तो इसके लिए ग्लूकोज के लिए यहाँ पर जो ग्लूकोज के लिए सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 10 ग्राम हो जाएगी। आ गया समझ? मैक्सिमम अमाउंट में जो सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर सोल्यूबल होता है उसी को हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। देखो भाई, इतना बार बता दिया ना कि आपके दिमाग में चला ही गया होगा। ठीक है? चलो, अच्छा अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे भाई ये जो हमारा सोल्यूबिलिटी होता है वह सोल्यूट के नेचर पर और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। उस बातों को भी हम इस वीडियो में देख लेंगे, इस वीडियो में नहीं, अभी देख लेंगे। ठीक है? इस वीडियो में तो देख ही रहे हैं। तो देखिए, सोल्यूट है, इधर सॉल्वेंट है और ये सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूट का नेचर अगर पोलर है, सोल्यूट का नेचर अगर पोलर है और सॉल्वेंट का नेचर भी पोलर है, तो दोनों एक समान है, जिसके वजह से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? मोड़ हो जाएगी, यानी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। यानी अगर सोल्यूट भी पोलर नेचर का है और सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है तो सोल्यूबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। हम किसी भी चीज़ को, यानी सॉल्वेंट में अगर कोई भी सोल्यूट को मिलाते हैं तो आराम से घुल जाएगा, एकदम तेज़ी से घुल जाएगा। ठीक है? क्योंकि देखिए ना, एक टर्म है आगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर इधर का पोलर इधर का भी पोलर, सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट भी पोलर, तो दोनों सेम हो गया, और सेम होने की वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है और तुरंत उसको सोल्यूबल कर देता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए, नॉन पोलर, अगर सोल्यूट का नेचर नॉन पोलर है, सॉल्वेंट का नेचर भी नॉन पोलर है, तो दोनों सेम हो गया, और सेम होने की वजह से यहाँ भी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? यहाँ भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इस केस में बहुत तेज़ी से सॉल्यूट जो है सोल्यूबल हो जाता है सॉल्वेंट में। अगला है, सॉल्यूट अगर पोलर नेचर का हो और सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर नेचर का हो बच्चों, तो यहाँ देखिए अपोजिट हो गया, ये अलग है और ये अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोल्यूबिलिटी लेस हो जाएगी, लेस सोल्यूबिलिटी, या सोल्यूबिलिटी होगी ही नहीं। ठीक है? या तो सोल्यूबिलिटी होगी तो बहुत कम होगी, लेकिन या तो नहीं भी हो सकती है। समझ में आया? तो आपको पता चला कैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। देखो बच्चों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यह जो फैक्टर है टेम्परेचर और प्रेशर वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, यानी अगले वीडियो में हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे सोल्यूबिलिटी डिपेंड करता है वो, और वेपर प्रेशर, ये दोनों टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, हम आगे और भी टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हम डिसोल्यूशन को डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है? उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको डिफाइन करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इन सभी को अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल में आप जल्दी से नोट करेंगे। बाप रे, कितना जोर से बोलना पड़ रहा है भाई। चलो
जल्दी से नोट करो भाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये चारों टर्म जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वेपर प्रेशर, ठीक है, जैसे फैक्टर्स, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, हेनरी का लॉ पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ हमको वहाँ पर पढ़ना है। तो पहले ये सब टर्म हमको जानना पड़ेगा, तभी वो सारा चीज़ समझ में आएगा आने वाला जो हमारा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। When a solid solute is added to solvent, then some solute dissolve and its concentration increases in the solution। देखिए जब हम क्या करते हैं, याद रखिए भाई, when a solid solute is added to solvent, अगर कोई सॉल्वेंट है, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ बाल्टी के जैसा लग रहा है। तो क्या है कि अगर कोई ये देखिए पहले से यहाँ कुछ सॉल्वेंट यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें डाला गया है, ये सॉल्वेंट है, मान लेते हैं ये क्या भाई, ये है हमारा सॉल्वेंट। तो इस सॉल्वेंट में अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, क्या, सॉलिड सॉल्यूट, याद रखिएगा वो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए। तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं तब सम सॉल्यूट डिजॉल्व, इसमें से क्या है कि इसमें से कुछ सॉल्यूट क्या होंगे, इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ सॉल्यूट इसमें से डिजॉल्व हो जाएंगे, और कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व होने के कारण धीरे धीरे, डेफिनेटली है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारा जो सॉल्यूट है वो धीरे धीरे सॉल्वेंट में घुलना चालू हो जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और भाई जानते हो ये धीरे धीरे डिजॉल्व करेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली है। मैंने क्या बताया, डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजॉल्व करवाते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, घुलना चालू होता है, और घुलने के कारण ये जो है कुछ सॉलिड सॉल्यूट जो है घुलने लगते हैं, धीरे धीरे घुलते घुलते क्या होता है, वो पूरे सॉल्यूशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करता है। धीरे धीरे क्या होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। बात पकड़ में आया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। समझ में आया क्या? डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सॉल्यूट को घुलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा ये देखिए भाई, एक और चीज़, वही बात यहाँ पर फिर से दे रखा है जो भी हम जस्ट पढ़ के आए। क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या गिरा भाई? अच्छा यहाँ से मार्करवा गिर गया। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूट के नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर ये डिपेंड करता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कैसे। सेम अगर यानी लाइक रहेगा, यानी सेम रहेगा, पोलर पोलर, तो भाई आसानी से सॉल्युबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर अपोजिट है, यानी एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी बहुत घट जाती है, नहीं के बराबर होती है। तो वो बात तो हम पढ़ा ही दिए थे। अब है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता रहा हूँ, क्रिस्टलाइजेशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन collide with the solid solute particles and get separated out of the solution। देखिए क्लास 9th में आपने कोलाइड के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा, आगे आने वाला है। तो एक बात याद रखिए कि हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या करते हैं, कोलाइड बना लेते हैं, यानी बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के वो एक जगह जमा हो जाएंगे, एक जगह क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसी को कोलाइड बोलता है, कोलाइड बोलते हैं। और वो जो है ना, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। कोलाइड जो होता है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि सॉल्यूशन में कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के, वो क्या करेंगे, कोलाइड बना लेंगे, बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल से एक कोलाइड बना लेंगे और सॉल्यूशन से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे,
सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे, तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जब हम किसी चीज़ को सोल्यूबल करते हैं यानी डिसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों चीज़ ऑकर होते रहता है। और एक समय एक ऐसा आता है, याद रखिएगा, एक समय ऐसा आता है कि हमारा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट में होने लगता है और वहाँ पर इक्विलिब्रियम बन जाता है, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो अभी आगे जस्ट बता रहे हैं। मैं क्या बोला भाई, मैं क्या बोला? मैंने बोला कि ये जब हम किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो हमारा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ ही होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट बराबर हो जाता है, सेम हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। और जितना घुलेगा यानी जितना डिसॉल्व होगा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में, उतना क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी उतना जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो जिसके वजह से यहाँ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, समझ में? अरे भाई, जितना डिसोल्यूशन होगा ना उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यानी जितना किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलेगा उतना यहाँ पर जो है क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यानी उतना किसी सॉल्यूशन से वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जिसके वजह से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। देखो भाई मैं बता रहा हूं जितना इस बाल्टी से या जितना इस बीकर से पानी हटा रहे हो उतना ही इस बीकर में पानी आ जाए कहीं से, तो पानी का मात्रा बढ़ कहाँ रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ, तो वहां भी यही चीज होता है। समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं समझना कि जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो अगर हम कभी भी सॉल्युबिलिटी को देखते हैं तो उसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ होता है, और एक समय ऐसा आता है बच्चों कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट में होने लगता है। जितना डिसॉल्व होता है जितना डिसॉल्व होता है डिसोल्यूशन, यानी जितना डिसॉल्व होता है कोई चीज़ उतना ही क्या होता है, क्रिस्टलाइज होने लगता है, यानी जितना ही उसमें घुलेगा उतना सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, जितना मतलब किसी सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन प्लस क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों का रेट अगर कभी भी सेम हो गया तो वही चीज हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। याद रखिएगा ये बात। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट दोनों जो है सेम हो जाए तो उस पॉइंट को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई चीज घुल नहीं सकता है। समझ में? जितना घुलेगा उतना ही सॉल्यूशन से बाहर आते जाएगा, जितना घुलाओ उतना सॉल्यूशन से वो चीज़ जो है सेपरेट आउट होते रहेगी, कोलाइड बनते रहेगा, जिसके वजह से वो क्या होगा, उसको हम सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई वो उसके बाद घुल नहीं रहा है ना, उसके आगे घुलेगा तब हम उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे कैसे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाएगा सॉल्यूबल होना कोई चीज़, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, जितना घुल रहा है उतना सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो रहा है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। तो कभी भी हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं तो ये दोनों चीज एक साथ हो रहा होता है। ठीक है, शुरुआत में डिसोल्यूशन होता है और ये जो है धीरे धीरे करते डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे बहुत काम देने वाला है। अगला हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड क्या है, जो पूरी तरह से सैचुरेशन अपना लिया है, जो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गया है। यानी देखिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूशन कैन बी डिसॉल्व्ड। भाई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो समझ में आया। लाइट कट गई थी, वही बार बार प्रॉब्लम लाइट कट जाना। तो क्या होता है कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब कोई सॉल्यूट
घुल नहीं सकता हो, डिजॉल्व नहीं हो सकता हो उस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। याद रखिए बच्चों कि टेम्परेचर और प्रेशर इसको कांस्टेंट होना होगा, इसको सेम होना होगा। हम अभी बताए कि सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, एक फैक्टर है जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा भाई, सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है आपको, तब जाके अगर आप किसी सॉल्यूशन में, अगर कोई सॉल्यूशन है, देखो भाई इसको मिटा देता हूं मैं कुछ देर के लिए, 1 मिनट। देखो बच्चों, देखो ये कोई एक सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम पहले से सॉल्यूट कुछ मिला होगा, अब हम दोबारा सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो ये सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। पहले से कुछ सॉल्यूट मिला था इसमें, अब हम सॉल्यूट कुछ इसमें डाल रहे हैं इस सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा जिसमें अब सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो पा रहा है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? और जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों केस में हमको सेम लेना है, ठीक है। चलिए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया, जिसमें पहले से सॉल्यूट मिला होगा, अब जो है ना, अब उसमें सॉल्यूट नहीं घुल पा रहा है, अब उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं तो सेपरेट आउट होके भाई वो मतलब जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब कोई सॉल्यूट उसमें घुल नहीं पा रहा है, सॉल्यूबल नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और ज़्यादा घुल सकता है, और ज़्यादा आप डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर भी और प्रेशर भी सेम रहेगा। तो इस टाइप का सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसको भी मैं समझा देता हूँ, डायग्राम से बच्चों लोगों को अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए हम डायग्राम बार बार बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग समझ में भी आप लोग को आ जाए। तो देखिए ये हमारा पहले से सॉल्यूशन है, इसमें पहले से कुछ सॉल्यूट वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, पहले से कुछ सॉल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट तो होगा ही और इसमें सॉल्यूट भी कुछ है पहले से घुला हुआ। अब इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो प्रेशर है, दोनों चीज जो है सेम है। अब हम इसमें कोई सॉल्यूट और ज़्यादा मिला रहे हैं, पहले से सॉल्यूट है, लेकिन पुनः हम और ज़्यादा सॉल्यूट इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वो सॉल्यूट पहले से सॉल्यूट है लेकिन और ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं, तो भाई घुल जा रहा है, सॉल्यूट और डाल रहे हैं, वो डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि और ज़्यादा हम घुला रहे हैं, और ज़्यादा घुल रहा है। इसमें क्या था कि पहले से सॉल्यूट मिला था, लेकिन अब कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो वो घुल ही नहीं पा रहा है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होने के वजह से, और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है और उसमें पहले से सॉल्यूट कुछ मिला हुआ है, पुनः अगर दोबारा सॉल्यूट अगर मिला रहे हैं फिर भी वो सॉल्यूट क्या हो जा रहा है, इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। तो आपको डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारा टर्म समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये सारा टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझ के आइए। हमने बहुत अच्छे से समझाया है, 1-2 बार देखिएगा तो आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बारी आ गई इसको लिखने की, पहले आप समझा कीजिए, उसके बाद लिखा कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय आप नोट कीजिएगा, तो हो सकता है जो ऐसा बात मैं बोल जाऊं जिसकी वजह से वो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो पहले मैं समझा दूं, उसके बाद मैं समय लिखने के लिए समय देता हूं यार, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो, जिससे आप ही को बेनिफिट होगा।
पढ़ाते समय अगर आप लिखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ बातें हैं जो आपको समझ में नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछला वाला आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी किस किस तरह से होता है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, यानी हर एक सॉलिड किसी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। कुछ ही हैं जो होते हैं, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख दिया, ये देखिए जो मैं लिखा रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन है। ठीक है, ध्यान देते रहिए। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, हर एक सॉलिड जो है किसी लिक्विड में हर एक सॉलिड डिजॉल्व नहीं करता है, कुछ ही करते हैं जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। जैसे अगर बात करें पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये तो आपको पता ही होगा कि जो सेम होते हैं, ठीक है, पोलर वाले पोलर में जो है डिजॉल्व करते हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिजॉल्व करते हैं, और जैसा ही एक दूसरे के विपरीत आया, अपोजिट आया, तो भाई वो डिजॉल्व नहीं करते हैं। वही बात तो यहाँ पे फंडा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का तो यही फंडा है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अच्छा बार बार पोलर आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, अरे पोलर आ रहा है समझ में आ रहा है, पोलर का मतलब है जिसका डाइपोल मोमेंट, याद रखिए पोलर का मतलब है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है, वही हमारा क्या होता है, पोलर। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, पोलर का मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव, जिसके अंदर प्लस और माइनस चार्ज हो, वही होता है पोलर। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, मिटा दो इसको। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर एग्जाम्पल में दिया है NaCl प्लस शुगर डिजॉल्व इन वाटर। सोडियम क्लोराइड और वो शुगर जो होता है वह बहुत इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन NaCl और शुगर जो होता है वह हमारे C6H6 यानी बेंजीन में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि NaCl हो गया, ठीक है, ये हमारा पोलर होता है। क्यों? क्योंकि Na के पास पॉजिटिव और Cl के पास निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये पोलर नेचर का होता है। और हमारा रह गया शुगर, वो भी हमारा पोलर नेचर का होता है। और वाटर की बात करें, वाटर तो वो भी हमारा पोलर नेचर का होता है। तो वी नो डैट पोलर नेचर और पोलर नेचर क्या करते हैं, आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पोलर नेचर का सॉल्वेंट पोलर नेचर के सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। समझ में आया? लेकिन वही अगर बात करें हम बेंजीन का, तो C6H6 जो है वो नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है, इसी के लिए वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है या सॉल्यूबल नहीं हो पाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ये याद रखिए। दूसरा एग्जांपल है नेपथलीन, ठीक है, नेपथलीन एंथ्रासीन डिसॉल्व इन C6H6 यानी बेंजीन, बट डू नॉट इन वाटर। यानी नेपथलीन है, एंथ्रासीन है, ये सारा बेंजीन में डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि नेपथलीन और एंथ्रासीन ये सारे नॉन पोलर सॉल्यूट है, और बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे ये नेपथलीन और एंथ्रासीन, क्योंकि वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट होता, पोलर सॉल्वेंट होता है, वेरी सॉरी, ठीक है, वाटर के पास पोलर नेचर होता है, यानी वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, जिसके वजह से हमारा नेपथलीन एंथ्रासीन ये सारे चीज़ों को क्या करता है, डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेपथलीन एंथ्रासीन ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए ना।
समझ में आ गया जी बच्चों, समझ में आ गया। तो ये बात समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर मैं बताया NaCl पोलर नेचर का होता है, वाटर भी हमारा पोलर नेचर का होता है, तो ये दोनों सेम हो गए। सेम होने की वजह से ये दोनों क्या होंगे, वाटर, यानी ये जो है वाटर में सल्यूबल हो जाएगा। ये हमारा सॉल्वेंट होता है, ये हमारा सॉल्यूट हुआ। यहाँ पे NaCl और C6H6 बेंजीन, तो यहाँ पर ये पोलर है NaCl और ये C6H6 बेंजीन हमारा नॉन पोलर है, और पोलर और नॉन पोलर दोनों विपरीत हो गए, अपोजिट हो गए। इसी के लिए ये क्या है, सॉल्यूबल नहीं होगा, ये नॉन सॉल्यूबल होता है। आ गया, बुझा गई। हाँ, अगला है कि अ स्टेज is reached when dissolution and crystallization occurs at the same rate. That means number of solute particles going into the solution will be equal to solute particles separating out. This is called dynamic equilibrium, जो मैं आपको पहले ही बता दिया कि एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन वो दोनों एक ही रेट में, एक ही माने सेम हो जाते हैं। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन दोनों। फिर से लाइट कट गई थी, क्या करें, ये तो रोज रोज का नाटक है। 10 मिनट वीडियो बना लिए, फिर लाइट कट गई, तो एक वीडियो में 3-4 बार लाइट कटना तय रहता है, छोड़ो उसको। तो मैं बोल रहा था कि जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों जब एक रेट में होने लगे तो क्या होगा वहां पर बच्चों, वहां पर होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स आप सॉल्यूशन में डाल रहे हो, जो सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डाल रहे हो वो, और हमारा जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन से सेपरेट हो रहे हो, वो दोनों जो है उसका रेट इक्वल हो जाता है। मैं क्या बोला, जितना आप सोल्यूट पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हो, यानी किसी सोल्यूट में डाल रहे हो वो, और जितना सोल्यूट पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन से सेपरेट हो रहा हो, यानी क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों का रेट बराबर हो जाता है। और जब भी ये ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जितना हम सोल्यूट पार्टिकल्स मिला रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, जितना हम सोल्यूट पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में मिला रहे हैं उतना ही सोल्यूट पार्टिकल्स सेम अमाउंट में सोल्यूट पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन से सेपरेट हो रहा हो, यानी कोलाइड बना रहा हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके बाद क्या है, कोई भी सोल्यूट उसमें घुल नहीं पाएगा, क्योंकि जितना आप घुलाइएगा उतना है तो सॉल्यूशन से सेपरेट होते जाएगा, ठीक है, और यही हमारा सोल्यूबिलिटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, मेरे बात समझे ना, कि अगर 20 ग्राम हम लोग कोई भी चीज 20 ग्राम सोल्यूट अगर हम 1 लीटर वाटर में क्या कर रहे हैं, सोल्यूबल करवाना चाह रहे हैं, तो 20 ग्राम से ज्यादा नहीं हो पा रहा है 1 लीटर में सोल्यूबल, तो वो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी हो जाएगा। ये बात तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया। यानी मैं अगर बात करूं सोल्यूबिलिटी की, तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूं। तो अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो उसमें 2 चीज हमको एकदम होता ही होता है। एक होता है डिसोल्यूशन और दूसरा हमारा होता है क्रिस्टलाइजेशन। दोनों हो ही रहा होता है, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा सॉल्वेंट है और इसमें अगर हम सोल्यूट मिला रहे हैं तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हो ही रहा होता है, क्योंकि अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें, अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो उसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है, और एक डिफिनिट समय में एक ऐसा समय आता है जहां पर दोनों डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट में होने लगता है, और इसी को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इसको भी हम सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। चलो ये बात समझ में आया। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि जैसे NaCl, अच्छा ये तो मैं आपको डिस्कस कर ही दिया, ये तो एग्जांपल मैंने पहले डिस्कस किया था। अच्छा, क्या है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। यानी अच्छा, मैं इसको मिटाता हूँ और अच्छी बातें 1-2 कर लेता हूँ। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो भी सॉल्यूट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों बच्चों?
क्यों? तो जितना सॉल्यूट आप मिला रहे हो ना, उतना सॉल्यूट तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जा रहा है। तो जितना आप मिला रहे हो उतना बाहर चल जा रहा है, यानी सेपरेट हो जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा, सेपरेट हो जा रहा है, कोलाइड बना दे जा रहा है, जिसके वजह से सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट होगा वो ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया कि जितना आप सॉल्यूट दे रहे हो उतना सॉल्यूट क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, कोलाइड बना दे जा रहा है, जिसके वजह से सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और हाँ, इस चीज़ को भी फॉलो करवाने के लिए एक कंडीशन होता है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर इसको कांस्टेंट रहना होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट नहीं रहे तो सॉल्युबिलिटी तो डिसमिस होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वेरी करेगी। क्यों? अगर आप टेम्परेचर में प्रेशर में कोई चेंज लाते हो तो सॉल्युबिलिटी वेरी करेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेपर प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, और आया तो भाई फिर भी कमेंट करें, और नहीं आया ना तो एक दो बार मैं सजेस्ट करूंगा, एक दो बार जो है ना वीडियो को रिपीट करें भाई, ठीक है। एक दो बार वीडियो को रिपीट करिएगा तो डेफिनेटली एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें से कितना बात ऐसा है जो मैंने बार बार रिपीट किया है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था रिपीट करने में, ठीक है, लेकिन क्या करूँ, समझाने के लिए रिपीट करना ही पड़ता है। तो बहुत बार मैंने एक ही बात को रिपीट किया है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने तेज़ी से स्किप नहीं किया है, हर एक चीज़ को एकदम धीरे से और बार बार एक्सप्लेन किया है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, भाई आपको आ जाए समझ में, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, और मैं सजेशन दिया हूँ कि एक बार वीडियो और देख लें, एक बार देख रहे हैं तो एक बार और देख लें, तब बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट करेंगे, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपने ये सारा चीज़ नोट कर लिए होंगे और आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर अभी आपको ये बात नहीं समझ में आया, ये सर कि हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, और सर हमारा ये डिसोल्यूशन समझ में नहीं आया, फिर हमारा क्रिस्टलाइजेशन समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर आप जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ाए वो समझ में नहीं आया, तो इसके लिए एक बार और वीडियो देखो भाई, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। हम भी जब क्लास 12th में थे तो ऐसा ही करते थे, अगर लेक्चर देख रहे हैं नहीं समझ में आया, एक बार और लेक्चर को शुरुआत कर लेते थे, एक और लेक्चर देख लेते थे, जिससे हमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाता था, ठीक है। तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ भाई, एक बार और वीडियो देखे तो पूरी तरह से पूर्ण रूपेण आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मेरा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो गया है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, और मेरा नहीं बोलना चाहिए, ये आप लोगों का ही एप्लीकेशन है, प्यार दिखाइए, वहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और कुछ पेड कोर्सेस भी चलेंगे जो एकदम मिनिमम, एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको अवेलेबल होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर, नॉर्मली आप लिख सकते हैं एकलव्य वाटिका, गूगल प्ले स्टोर पे लिखिएगा, आराम से वो एप्लीकेशन चलाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे देखिए कि भाई क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।